आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ साहित्य जगत में हलचल मचाई बल्कि इतिहास लिखने के अंदाज पर भी सवाल खड़े कर दिए। हाँ, सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन। बिल्कुल। 1981 में आई, बुकर पुरस्कार जीता और फिर तो बुकर ऑफ बुकर्स और बेस्ट ऑफ द बुकर भी। मतलब इतिहास रच दिया इसने। सही कहा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। और ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक नए नवेले राष्ट्र भारत के जन्म की धड़कन, उसके अंदरूनी विरोधाभासों और शायद उसकी किस्मत को शब्दों में बांधने की एक बहुत बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी कोशिश है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक गहरी समीक्षा भी है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, गहन समीक्षा और विश्लेषण। आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक किताब एक पूरे देश की उथल-पुथल, उसकी उम्मीदों और उसकी अराजकता को समेट सकती है। और क्या वो तरीका आज भी हमारे लिए मायने रखता है? यही देखना है। चलिए, इस पन्ने को पलटते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये किताब उत्तर औपनिवेशिक साहित्य मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के लिए एक मील का पत्थर क्यों मानी जाती है। अच्छा। ये जटिल है, थोड़ी बिखरी हुई सी लग सकती है पहली बार में, लेकिन इसकी रगों में दौड़ती ऊर्जा और जो सवाल ये उठाती है वो आज भी जिंदा है। ये पूछती है कि एक देश और उसके लोग बनते कैसे हैं, खासकर जब इतिहास खुद करवटे ले रहा हो। तो कहानी की आत्मा क्या है, अगर हम स्पॉइलर ना दें? सोचिए, एक बच्चा है सलीम सिनाई, हाँ, जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 की आधी रात को होता है, ठीक उसी लम्हे जब भारत आजाद होता है। बिल्कुल उसी वक्त। और रुश्दी ने बड़ी कमाल की जादूगरी से सलीम की जिंदगी को भारत की कहानी से ऐसे गूंथ दिया है कि उसकी नब्ज देश की धड़कन बन जाती है। हाँ, ये रूपक बहुत शक्तिशाली है। सलीम का शरीर, उसकी तकलीफें, उसका बिखराव, सब कुछ जैसे भारत की अपनी यात्रा का आईना बन जाता है। गुलामी से आजादी, बंटवारे का जख्म, जंगें, फिर वो 70 के दशक का आपातकाल, सब कुछ उसी एक जिंदगी में सिमट आता है जैसे। हाँ, ये रूपक अपने आप में कितना मजबूत है। और यहीं से कहानी का एक बड़ा तनाव शुरू होता है। सलीम अकेला नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बच्चे। वो उन 1001 बच्चों में से एक हैं जो आजादी के उस पहले जादुई घंटे में पैदा हुए थे। हाँ हाँ, और हर बच्चे में कोई ना कोई अनोखी जादुई शक्ति है। सही। और सलीम की शक्ति टेलीपैथी है ना। बिल्कुल। वो अपने दिमाग में इन सभी बच्चों की आवाजें सुन सकता है, उन्हें जोड़ सकता है, जैसे भारत की अलग अलग आवाजों की एक संसद, एक कॉन्फ्रेंस। वाह। लेकिन मगर जैसे असल जिंदगी में होता है, ये एकता, ये जुड़ाव बहुत नाजुक साबित होता है। ये शक्तियां जितनी जादुई हैं उतनी ही बिखराव का कारण भी बनती हैं। अनेकता में एकता की वो संभावना और उसकी लगातार चुनौती। चलिए, इसके कुछ गहरे धागों को पकड़ते हैं। इसके मुख्य विषय, पहला और शायद सबसे दिलचस्प लगता है, इतिहास और कहानी सुनाने का रिश्ता। हाँ, हिस्ट्री एंड स्टोरी टेलिंग। सलीम जो हमें ये कहानी सुना रहा है, उसकी याददाश्त मतलब भरोसे लायक नहीं है। हाँ, तारीखें गड़बड़ा जाती हैं, घटनाएं आगे पीछे हो जाती हैं। हाँ, वो एक अविश्वसनीय कथावाचक है, अनरिलायबल नैरेटर जिसे कहते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इतिहास पत्थर पर लिखी लकीर है या बहती नदी जिसे हम अपनी यादों और जरूरत के हिसाब से रास्ता देते हैं? ये सिर्फ भूलना नहीं है, ये एक तरह से इतिहास लिखने की जो प्रक्रिया है ना, उस पर ही टिप्पणी है। अच्छा। रुश्दी यहाँ इतिहास की उस व्यक्तिपरक प्रकृति को खोलकर रख देते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब इतिहास कोई एक सच नहीं है। हाँ, कि इतिहास कोई एक ठोस सच नहीं, बल्कि कहानियों का पुलिंदा है जिसे ताकत और याददाश्त मिलकर शक्ल देते हैं। सलीम की लड़खड़ाती याददाश्त हमें सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्र अपनी कहानी कैसे गढ़ते हैं, कौन सी कहानी चुनी जाती है, कौन सी दबा दी जाती है। और इतिहास की इसी व्यक्तिपरकता से जुड़ा है पहचान और राष्ट्रवाद का सवाल, है ना, आइडेंटिटी एंड नेशनहुड। बिल्कुल। सलीम पूरी कहानी में अपनी पहचान टटोलता रहता है। वो एंग्लो इंडियन है, मुस्लिम, बम्बई वाला। हाँ, ये उलझन। उसकी ये उलझन भारत की अपनी पहचान की तलाश जैसी है। इतनी सारी भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों के बीच भारतीय होने का मतलब क्या है? सही कहा। उसका शरीर ही जैसे पहचान का युद्ध क्षेत्र बन जाता है, कभी जुड़ता कभी बिखरता। सलीम का शरीर इस उपन्यास में एक बहुत ही केंद्रीय रूपक है। बिल्कुल, उसकी पहचान का संकट, उसके जिस्म का टूटना, बिखरना, ये सब भारत के बंटवारे, सांप्रदायिक तनावों, राजनीतिक अस्थिरता को बहुत करीब से महसूस कराता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की पहचान उसके देश की कहानी से कितनी गहराई से जुड़ी होती है,
खासकर जब वो देश खुद बन रहा हो, मतलब राष्ट्र क्या है? क्या सिर्फ नक्शे पर सीमाएं? या लोगों के मिले-जुले उलझे हुए तजुर्बे और उनकी सुनाई कहानियां। ये सवाल उठता है। फिर इसमें मिलता है जादू और राजनीति का एक हैरत अंगेज मिश्रण, मैजिक इन पॉलिटिक्स। हाँ, जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म। रुश्दी ने इसका इस्तेमाल भारतीय मिट्टी के हिसाब से किया है, कह सकते हैं। बिल्कुल, कल्पना की उड़ानें जैसे टेलीपैथी, अजीबो-गरीब शारीरिक क्षमताएं, वो सारी जादुई शक्तियां। हाँ, और कठोर राजनीतिक सच्चाइयां जैसे बंटवारे के दंगे, भारत-पाक युद्ध, इंदिरा गांधी का आपातकाल, ये सब एक साथ चलती हैं। नतीजा एक ऐसी कहानी है जो भारत जितनी ही रंगीन, शोरगुल भरी और थोड़ी काबू से बाहर लगती है। हाँ, ये सिर्फ अंदाज की बात नहीं है। जादुई यथार्थवाद रुश्दी को वो सच्चाइयां पकड़ने देता है जो शायद सीधे-सीधे कहने से छूट जाती हैं, जो आंकड़ों और रिपोर्टों से परे हैं। अच्छा, मतलब ये सच्चाई दिखाने का एक अलग तरीका है। एक तरह से भारत जैसे देश की कहानी शायद सिर्फ यथार्थ के धरातल पर कहीं ही नहीं जा सकती। यहाँ तर्क के साथ अतर्क, इतिहास के साथ मिथक, राजनीति के साथ जादू हमेशा घुले मिले रहते हैं। और कभी-कभी तो ये जादू ही शायद एक तरह का प्रतिरोध बन जाता है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक ताकतों के खिलाफ आम आदमी के प्रतिरोध का हथियार, कहानी कहने का एक अलग तरीका। एक और परत जो खुलती है वो है विरासत के बोझ की, द बर्डन ऑफ इनहेरिटेंस। सलीम पर उम्मीदों का पहाड़ है, परिवार की उम्मीदें, इतिहास की और शायद किस्मत की भी। हाँ, क्योंकि वो देश के साथ पैदा हुआ है। बिल्कुल, तो जैसे देश का सारा वजन भी उसे ही ढोना है, ये बोझ, ये तो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं ना। हमारी अपनी कहानी कितनी हमारी अपनी है और कितनी हमें हमारे अतीत, हमारे समाज, हमारी परिस्थितियों से विरासत में मिली है। यह सवाल उपन्यास भारत के संदर्भ में पूछता है, पर इसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। सलीम का मुकद्दर जैसे उसके जन्म के साथ ही लिख दिया गया है। हाँ, उसे इतिहास की कठपुतली सा महसूस होता है कई बार। क्या हम अतीत से आजाद हो सकते हैं या उसकी छाया हमेशा साथ चलती है? उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि हमें इस उलझन के साथ छोड़ देता है, ये सोचने पर मजबूर करता है। और हाँ, एक और चीज, भाषा और उसकी मिलावट, लैंग्वेज एंड हाइब्रिडिटी। हाँ, ये भी बहुत अहम है। रुश्दी जानबूझकर अंग्रेजी भाषा को मरोड़ते हैं, उसे देसी बनाते हैं, वाक्यों की बनावट बदलते हैं, हिंदी उर्दू के शब्द बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, तंत्रों के साथ खेलते हैं, पंस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जैसे ये उपन्यास किसी एक सांचे में फिट नहीं होता, वैसे ही इसकी भाषा भी अंग्रेजी के पारंपरिक नियमों को चुनौती देती है। और ये भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, ये खुद एक विषय है, एक राजनीतिक बयान भी है। कैसे? ये दिखाती है कि कैसे अंग्रेजी, जो एक औपनिवेशिक विरासत है, उसे बदला जा सकता है, उसे अपना बनाया जा सकता है, ताकि वो भारतीय अनुभवों और संवेदनाओं की गहराई को व्यक्त कर सके। अच्छा, ये भाषाई मिलावट, जिसे हाइब्रिडिटी कहते हैं, उपन्यास के दूसरे विषयों से मेल खाती है। पहचान की मिलावट, संस्कृति की मिलावट। ये दिखाती है कि भाषा कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि जिंदा है, बदलती रहती है, ठीक सलीम की पहचान की तरह। अब जरा उपन्यास के बुनावट पे गौर करते हैं, इसकी शैली, संरचना और प्रतीकवाद। हाँ, स्टाइल, स्ट्रक्चर और सिंबलिज्म। कहानी हमें सलीम सुना रहा है, लेकिन वो ये कहानी पद्मा नाम की एक औरत को सुना रहा है, जो सुनती है, टोकती है, सवाल करती है। हाँ, वो फ्रेम स्टोरी। इससे पूरी कहानी एक बातचीत जैसी लगती है, जिसमें भटकाव है, दोहराव है, खुद को सुधारने की कोशिश है, जैसे कोई किस्सा सुना रहा हो, न कि कोई छपी हुई किताब पढ़ रहा हो। बिल्कुल, ये फ्रेम कहानी को एक नज़दीकी और गर्माहट देता है। पद्मा की मौजूदगी पाठक को भी जैसे कहानी सुनने वाले की कुर्सी पर बैठा देती है। और सलीम की कहानी सीधी नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यादों में गोते लगाता है, किस्सों से किस्से निकालता है, अपनी गलतियां मानता है। ये ढांचा भारत की तरह ही थोड़ा बेतरतीब, अप्रत्याशित लगता है। इससे पढ़ने का अनुभव बदल जाता है। हाँ, ये कोई सीधी सापाट कहानी नहीं, बल्कि यादों का एक बहता हुआ दरिया है, जिसमें डुबकी लगानी पड़ती है। भाषा बहुत अमीर, घनी, शरारती और कभी-कभी भारी भी लग सकती है। हाँ, रुश्दी अंदाज भी तेजी से बदलते हैं, कभी मजाकिया, कभी दर्दनाक, कभी भयानक। पाठक को चौकन्ना रहना पड़ता है। और इस दरिया में प्रतीक तैरते रहते हैं, जैसे सलीम की नाक। हाँ, वो बड़ी सी नाक। बहुत बड़ी, हमेशा बहती हुई। ये उसकी खास किस्म की समझ, गंध से चीजों को जानने की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये उसके लिए बोझ और मजाक का कारण भी है। हाँ, नाक यहाँ कई परतें खोलती है। ये उसकी असाधारण संवेदनशीलता का स्रोत है, जो उसे दुनिया से जोड़ती भी है, लेकिन उसे दूसरों से अलग थलग भी करती है।
ये निजी और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कमजोरी और चोट खाने की संभावना, मतलब वल्नरेबिलिटी, का भी निशान है। ये नाक ही तो है जो उसे दूसरों से जोड़ती भी है और अलग भी करती है, ठीक जैसे उसकी टेलीपैथी। फिर है मिडनाइट्स चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस, उन सभी 1001 जादुई बच्चों की दिमागी सभा। हाँ, ये जैसे भारत का एक छोटा मॉडल है, विविध जादुई शक्तियों से भरा, लेकिन आपस में लड़ता झगड़ता। बिल्कुल। ये कॉन्फ्रेंस भारत की अनेकता और उसके अंदरूनी टकरावों का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। अच्छा। बच्चों की अलग-अलग शक्तियां भारत की भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता दिखाती हैं, लेकिन उनका आपसी टकराव और आखिरकार बिखर जाना दिखाता है कि राष्ट्रीय एकता कितनी नाजुक हो सकती है। तो ये कॉन्फ्रेंस भी टूट जाती है। हाँ, ये दिखाती है कि पहचान को एक सूत्र में पिरोना कितना मुश्किल है। और सलीम का खुद को बार बार टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस करना, वो दरारें और बिखराव, क्रैक्स एंड फ्रैगमेंटेशन, हाँ। ये एक टूटते हुए, बटते हुए राष्ट्र का दर्दनाक अक्स लगता है। हाँ, ये सिर्फ एक रूपक नहीं, ये एहसास है कि देश का दर्द व्यक्ति के जिस्म पर निशान छोड़ जाता है। सलीम का शारीरिक और मानसिक बिखराव, बंटवारे, युद्धों और अंदरूनी कलह से गुजर रहे राष्ट्र के तजुर्बे को बहुत व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है। और कहानी के अंत में आता है अचार। पिकल्स, हाँ, अचार की वो फैक्ट्री। सलीम का परिवार अचार बनाने के काम से जुड़ जाता है। कहा जाता है कि अचार बनाना जैसे कहानियों को निजी और राष्ट्रीय दोनों सहेजने का, उन्हें संरक्षित करने का प्रतीक है। इतिहास को बोतलों में बंद किया गया, मसालेदार बनाया गया, ताकि उसे चखा जा सके। है ना? दिलचस्प है ये। अचार बनाना जैसे इतिहास को पचाने की कोशिश है, उसे स्वाद देकर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की कला। सलीम अपनी यादों और भारत की कहानी को अचार की शीशियों में महफूज करने की कोशिश करता है। तो ये कहानी कहने की प्रक्रिया का ही प्रतीक बन गया। हाँ, एक तरह से अतीत को वर्तमान के लिए प्रासंगिक बनाना, भले ही उसका स्वाद तीखा या जटिल क्यों ना हो। तो इस उपन्यास में क्या खास है और इसे पढ़ते हुए पाठक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कुछ चीजें तो ये शानदार ढंग से करता है। पहला, भारत की बहुलता को दर्शाना। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। शायद ही कोई और उपन्यास भारत की विविधता, भाषाएं, धर्म, राजनीति, उसके विरोधाभास को इतने जिंदा दिल तरीके से पेश करता है। बिल्कुल। रुश्दी भारत का कोई एक चेहरा नहीं दिखाते, बल्कि उसकी पूरी मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। उसकी खूबसूरती, बदसूरती, उसके तमाम रंग। दूसरा, निजी और राजनीतिक का अद्भुत संगम। जैसा हमने बात की, सलीम का शरीर ही राष्ट्र का मंच बन जाता है। हाँ, उसके जख्म जैसे देश के जख्म हैं, उसका ठीक होना जैसे नाजुक समझौतों का प्रतीक। ये तकनीक कहानी को बहुत गहरा बना देती है। और ये मिश्रण कहानी को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरा मानवीय बना देता है। ये दिखाता है कि राजनीति सिर्फ बड़ी घटनाओं या नेताओं तक सीमित नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा की जीवन, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी बसी हुई है। और तीसरा, अंग्रेजी भाषा को एक नया मुहावरा देना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रुश्दी ने लेखकों की एक पूरी पीढ़ी को ये हौसला दिया कि वो अंग्रेजी का इस्तेमाल ब्रिटिश नकल की तरह नहीं, बल्कि अपनी संवेदनाओं और अपने सच को कहने के लिए कर सकते हैं। ये उनका एक स्थायी योगदान है। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि औपनिवेशिक भाषा के बोझ को उतारकर उसे रचनात्मक और मौलिक तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसने एक दरवाजा खोला, कह सकते हैं। हाँ, दिखाया कि अंग्रेजी में अपनी कहानी अपनी आवाज में कैसे कही जा सकती है। इसने खासकर दक्षिण एशियाई लेखकों की पीढ़ियों जैसे अरुंधति रॉय, विक्रम चंद्रा, मोहसिन हामिद को रूप, भाषा और संस्कृति की मिलावट, वो हाइब्रिडिटी को अपनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये किताब आसान नहीं है, ये भी सच है। कुछ पाठकों को चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, जैसे भाषा का घनापन। हाँ, भाषा प्रभावशाली है लेकिन भारी भी है। पहली बार पढ़ने वाले शायद शब्दों और रूपकों के जंगल में खोया हुआ महसूस करें। ये सच है। भाषा जितनी खूबसूरत है उतनी ही घनीभूत भी। इसमें खो जाने का खतरा रहता है। ये पाठक से ध्यान और थोड़ी मेहनत मांगती है। इसे धीरे धीरे, शायद रुक रुक के पढ़ना बेहतर होता है। दूसरी चुनौती हो सकती है कहानी का भटकाव, डाइग्रेशंस। हाँ, कहानी कई बार मुख्य रास्ते से भटकती है, जैसे हमारी यादें भटकती हैं। इसमें सब्र की जरूरत पड़ती है। हाँ, सलीम का अंदाज सीधा नहीं है। वो किस्सों में किस्से जोड़ता है, यादों में बह जाता है। कुछ लोगों को ये उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये उसकी कहानी कहने की शैली का हिस्सा है, जो मौखिक परंपरा के ज्यादा करीब है। और तीसरी बात, राजनीतिक संदर्भ। बिल्कुल। भारतीय इतिहास, खासकर बंटवारा, आपातकाल, इंदिरा गांधी का दौर,
इनकी थोड़ी जानकारी ना हो तो कहानी के कुछ हिस्से शायद उतने साफ ना लगें। ये भी सही है। उपन्यास अपने समय की राजनीतिक घटनाओं में गहराई तक डूबा हुआ है। हालांकि कहानी खुद बहुत कुछ बताती है, पर इतिहास की थोड़ी जानकारी इसके रंगों को और गहरा कर देती है, उसकी परतों को समझने में मदद करती है। आखिर में बात करते हैं इसके संदर्भ, विरासत और स्थायी अपील की। कॉन्टेक्स्ट, लेगेसी एंड इंड्योरिंग अपील। हाँ, जब ये 1981 में आई तो क्रांतिकारी थी। इसने न सिर्फ बड़े पुरस्कार जीते बल्कि रुश्दी को दुनिया भर में एक बड़ी साहित्यिक आवाज बना दिया। बिल्कुल। इसने अंग्रेजी उपन्यास की संभावनाओं को ही बदल दिया, खासकर गैर पश्चिमी दुनिया के लेखकों के लिए। जैसा पहले कहा, इसने दक्षिण एशियाई लेखकों की पूरी पीढ़ी को अपनी जड़ों, अपनी भाषाओं और अपनी मिलीजुली संस्कृति को अपनाने का हौसला दिया। इसका असर बहुत गहरा रहा है। हाँ, और दूर तक जाने वाला रहा है। और ये आज भी क्यों प्रासंगिक है? व्हाई इट एंड्योर्स? शायद इसलिए कि ये सिर्फ भारत की आज़ादी की कहानी नहीं है, ये पहचान बनने की उस जटिल उलझी हुई प्रक्रिया के बारे में है, चाहे वो किसी देश की हो या किसी इंसान की। बिल्कुल। जो हमेशा टुकड़ों, संयोग और थोड़ी अराजकता से ही बनती है। ये एक ही सांस में मजेदार, दर्दनाक, घिनौनी और खूबसूरत हो सकती है। हाँ, इसमें सारे रस हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं उन कहानियों के बारे में जो हमें विरासत में मिलती हैं, वो कहानियां जो हम खुद सुनाते हैं, और इतिहास को अपने अंदर समेटकर जीने की क्या कीमत होती है। ये इसकी स्थायी अपील है। पहचान का संकट, इतिहास का बोझ, कहानी कहने की ताकत, ये विषय कभी पुराने नहीं होते। सही बात है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे राष्ट्र और व्यक्ति दोनों लगातार खुद को गढ़ते और फिर से गढ़ते रहते हैं, और शायद इसीलिए ये आज भी उतनी ही ताकतवर है। ये उस अराजकता और उम्मीद को पकड़ती है जो किसी भी नई शुरुआत, किसी भी पहचान की तलाश में होती है। तो ये थी सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन की पेचीदा, जादुई और यादगार दुनिया में हमारी आज की पड़ताल। हाँ, एक गहरा गोता। एक ऐसा उपन्यास जो शायद आसान न हो, लेकिन जिसे पढ़ना एक अनुभव है। जैसा कि समीक्षा में कहा गया, 5 में से 5 सितारे। ये इतिहास, पहचान और कहानी कहने की कला के बारे में हमारी सोच को चुनौती दे सकता है, बदल सकता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सलीम की कहानी दिखाती है कि व्यक्ति और राष्ट्र का इतिहास कैसे गुंथा हुआ है, तो आज हमारी अपनी निजी कहानियां दुनिया की बड़ी घटनाओं और सुनाई गई बातों से कितनी जुड़ी या उलझी हुई हैं। सोचने वाली बात है। पर जब कहानी सुनाने वाला ही भरोसे के लायक ना हो या उसकी याददाश्त धोखा देती हो, तो सच और याददाश्त के बीच की धुंधली लकीर पर हम अपनी साझा पहचान और अपना साझा इतिहास कैसे बनाते हैं?